बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जारा चकज़ई। मैं हूं आपकी मेजबान दुरे शहवार। नादरा का जो बायोडेटा लीक हुआ है उस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा खान साहब की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का जो इजलास कल देखने में आया उस पर बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे डॉलर की जो ऊंची उड़ान है इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ सियासी तज्ज़ियाकार जारा चकज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, और नाजरीन को भी मेरा सलाम पहुंचे। ठीक है सर, नादरा का जो बायोमेट्रिक डेटा जो लीक हुआ है ये तो बहुत ही तशवीशनाक किस्म की खबर है। ये एडिशनल डायरेक्टर एफआईए ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि इदारे का डेटा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। सर ये किसी एक बंदे का तो काम नहीं है, इसमें किसी ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट लगती है। जी देखिए, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल की तरफ निशानदेही करता है। डेटा लीक हुआ है, कंप्रोमाइज हुआ है। बाजुल नजर में तो ये हमें मालूम हुआ है कि सिम कार्ड्स जेली इशू हुए हैं, यानी बायोमेट्रिक्स जो सिस्टम है वो कंप्रोमाइज हुआ है। एक ये बात भी की जा रही है। दूसरी बात ये भी हो रही है कि डार्क वेब को डेटा बेचा गया है। अब अगर इन इतलात में थोड़ी सी भी हकीकत है तो इसके खौफनाक नतायज होंगे हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए, हमारे जो डेटा प्रोटेक्शन के लिए है, हमारे जो लोग हैं उनकी प्राइवेसी, राइट प्राइवेसी के लिए। मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा इसके इम्प्लीकेशन नेशनल सिक्योरिटी में होंगे, क्योंकि नादरा एक सेंसिटिव डिपार्टमेंट है। इसमें हर आदमी की फैमिली ट्री है, इसमें हर आदमी का मोबाइल नंबर सेव है, आपके बायोमेट्रिक्स सेव है। इसका मतलब है आपके बैंक पे इसका असर पड़ सकता है। इसका मतलब है आपके जो डेटा मैनिपुलेट हो सकती है। इसका मतलब है कि समहाउ हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे भी इसके साथ लिंक्ड अप हैं, उन पे भी इम्प्लीकेशन आ सकती हैं। और खुदा न खास्ता अगर ये एक प्रैक्टिस साबित होती है कि डार्क वेब को डेटा बेचा गया है तो ये ट्रेंड फिर हमें एफबीआर में भी नजर आएगा, ये स्टेट बैंक में भी नजर आ सकता है, ये हमारे जो दूसरे इदारे हैं जहाँ पे कंप्यूटर हर डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होता है वहां पे भी इसका यानी ये इसका इम्कान हो सकता है। इस वक्त साइबर स्पेस में एक ऐसी दुनिया वजूद में आई है जो हैकर्स की मरहून मिन्नत है, जो स्पाईवेयर जिसे रैंसमवेयर माफिया कहते हैं उनके मरहून मिन्नत है। आपको मालूम है अभी अमेरिका में उनका जो रॉयल एक पाइपलाइन है, यानी ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट जो पेट्रोल यानी तेल ले जाने वाली पाइपलाइन है, उसकी कंपनी को हैक किया गया और वो हैकर्स जो है तकरीबन कोई $250 मिलियन मांगे और 2 दिन तक तेल की सप्लाई पूरे ईस्ट कोस्ट को बदल रही। इसके बहुत ही खौफनाक नतायज होंगे कि हमारे सिस्टम में हैकर्स घुस सकते हैं। मकासद क्या हो सकते हैं ये सब करने के? कंप्रोमाइज कर सकते हैं क्या? देखिए, मकासद यही है कि मफलूज बनाया जाए, मकासद यही है कि रैंसम रखा जाए, मकासद यही है कि पैसे जो है वो जिस तरह हम फिजिकल वर्ल्ड में अगवा बराए तावान का नाम सुनते थे, ये वर्चुअल या साइबर या डिजिटल अगवा बराए तावान है। किसी भी कंपनी का डेटा को आप यरगमाल बना के उससे आप पैसे यानी उसका हाथ मरोड़ के आप पैसे ले सकते हैं। ये दुनिया में एक नॉर्म बन चुका है। अभी चूंकि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, नादरा हमारा वाहिद ऐसा डिपार्टमेंट है एफडीआर के बाद शायद जो इंतहाई सोफिस्टिकेटेड है और पिछले चंद सालों में, तकरीबन चंद सालों का मतलब पिछले 10-15 सालों में ये काफी सोफिस्टिकेटेड हो चुका है और ये अब हमारी जो डेटा है, हमारी जो नेशनल डेटा है उसको कंट्रोल कर रहा है, यानी उसके यानी तमाम पहलुओं को कंट्रोल कर रहा है। अब अगर इस अहम इदारे पे ये हमला होता है या इसका कि किसी कारिंदे ने डार्क वेब को बेचा है ये डेटा, तो ये मैं समझता हूं कि हमारे लिए वार्निंग साइन है, टेल साइन है कि हम किस तरह साइबर स्पेस को कंट्रोल करें। उसमें आपने जो नेशनल सिक्योरिटी के जो डिजिटल डेटा है वो हम कंप्रोमाइज होने से बचाएं। इसके कई लेवल्स हैं। अगर हम ये जो 5G आ रहा है ये एक हमारे लिए सवालिया निशान है, क्योंकि
जो इंटरनेट को कंट्रोल करते हैं वो आपकी फाइनेंसेस को कंट्रोल करते हैं, आपके डेटा को कंट्रोल करते हैं, आपकी प्राइवेसी को कंट्रोल करते हैं, और वो आपके नेशनल सिक्योरिटी के एसेट्स को कंट्रोल, खुदा ना करे, कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कोई भी एक्शन जो है वो बटन दबाने से होता है, वो वर्चुअल यानी वर्ल्ड में है, वो कंप्यूटर के जरिए है, वो नेट के जरिए है, वो 4G का इस्तेमाल उसमें है, उसमें वाईफाई का इस्तेमाल है। तो किसी लेवल पे जो वेब माफियाज बैठे हुए हैं, डार्क वेब माफियाज, वो वेस्ट में काफी ये सोफिस्टिकेटेड है। बिलखुसूस रशियन माफियाज जो हैं वो काफी यानी उसमें आगे जा चुके हैं। मगरब को इसके अभी आपने रिसेंटली देखा होगा जब इलेक्शन में ट्रम्प से पहले इलेक्शन, उसमें इल्जाम लगाए गए कि रशिया के हैकर्स ने वहाँ के कंप्यूटर सिस्टम में ईवीएम मशीनों में यानी मुदाखलत करके वहाँ पे डेटा मैनिपुलेट करके इलेक्शन में दांधली करवाई है। इसी तरह बरतानिया में भी इसी तरह के सवालात उठे हैं। तो नादरा का ये ब्रीच, हमारे आइंदा जो ईवीएम मशीनें आ रही हैं, इमरान खान ने अभी जो इंट्रोड्यूस किया इलेक्शन में, उसके लिए भी एक वार्निंग साइन है कि अगर ईवीएम में हैकर्स घुस गए या ईवीएम का डेटा प्रोसेस करने वाले कारिंदों ने इसका डेटा जो है बेच दिया, मैनिपुलेट किया, इसको यूज किया, मिस यूज किया, तो इससे खुदा न खास्ता सिविल वॉर की तरफ हम जाएंगे। क्योंकि अगर मैं इलेक्शन जीत गया और मुझे ईवीएम हराता है तो इसके क्या असरात होंगे। इसी तरह जो एफबीआर है, अगर आपने टैक्स दिया है, मिसाल आप एक कंपनी है और आपका डेटा ही गायब हो गया है या उनके पास डेटा ही नहीं है, फिर कल आपके पास एक बिल आता है कि आपने इतने करोड़ देने, इतने लाख देने, तो इससे फिर बिजनेस एनवायरनमेंट पे क्या असरात होगा, इंडिविजुअल पे भी क्या असरात होगा। तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमें इसके हवाले से एक सोफिस्टिकेटेड निज़ाम की ज़रूरत है। हमारे जो बिलखसूस नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं, हमारे जो सिविलियन इदारे हैं, उन्हें सर जोड़ के बैठना होगा कि हम किस तरह जो डार्क वेब माफिया है उसका तोड़ निकालेंगे। साइबर स्पेस एक ऐसा थ्रेट है जो अनरेगुलेटेड है, वो फिजिकल बॉर्डर्स उनके नहीं है। फिजिकल बॉर्डर को तो हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन वो अनरेगुलेटेड बॉर्डर्स है उनके, उसको हम किस तरह रेगुलेट करेंगे, किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। छोड़िए इस बात को कि जब आपका बच्चा इंटरनेट देखता है, कंट्रोल उसके हाथ में है और उसके पास मैसेजेस आते हैं, सेकंड में गायब हो जाते हैं, उसके जहन साजी किस तरह होती है, ये तो बिल्कुल हमारे नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल एसेट्स को यानी उसके डेटा पे हमला हो सकता है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, पैसे देने पड़ेंगे या खुदा न खास्ता उसके दूसरे इंप्लीकेशंस है, लोगों की जिंदगी दाव पे लग जाएगी। मिसाल जो लोग आपके साथ हैं, अभी बरतानिया में इस तरह हुआ है कि जिन लोगों ने बरतानिया के लिए अफगानिस्तान में खिदमत अंजाम दी हैं, उन लोगों का डेटा एक ट्रेन में जो है वो मिसहैप हो गया या एक हैकर ने उसको चोरी किया, तो जो लोग थे वो तो आपके सामने आ गए। चाइना में इसी तरह हुआ, चाइना में हैकर्स ने उन लोगों को ट्रेस किया जो CIA के लिए काम कर रहे थे और उनको रातों रात जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट ने फिर यानी एलिमिनेट किया। ये इस तरह के असरात हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए इसके इम्प्लीकेशंस हैं, आपके जो सिविलियन इदारे हैं उनके लिए सिक्योरिटी के, और इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी जो है कहीं नहीं यानी होगी। आपके घर के तमाम अफराद का डेटा उनके पास होगा, आपके ID कार्ड आपके पास होंगे, आपके सिम कार्ड उनके पास होंगे, आपका बैंक का डेटा उनके पास आ सकता है। अब FBI अगर हमारे जो पिछले FBI के चेयरमैन की बात मानते कि हर 30,000 और 50,000 की खरीदारी के बाद जो आपका डेटा जाता बैंक में, वहाँ पे किस बैंक किधर से आपने खरीदारी की है, उसका क्रेडिट कार्ड भी उसका डेटा उनके पास आता, डार्क वेब माफिया के पास। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा अलार्मिंग सीन है कि हमें अब इसको अंडर द कारपेट ब्रश नहीं करना चाहिए, उसको छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि एक सिस्टमेटिक काउंटर मैकेनिज्म हमें यानी बनाना चाहिए कि हम अपने नेशनल डेटा को हम सिक्योर करें, सेव करें, क्योंकि ये मगरब में भी इतना बड़ा चैलेंज बन चुका है। हम तो मशरिक में बैठे हैं, हमारी सलाहियत तो उनसे कहीं ज्यादा कम है। हम तो अभी तक ये जो साइबर वर्ल्ड है इसमें हमने कदम ही रखा है, इसमें तो हम बच्चे हैं उनके मुकाबले में जो अडल्ट बन गए हैं। तो हमें हुकूमत को इसके लिए टास्क फोर्स बनाना चाहिए और बिलखसूस जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्हें इसके लिए जो है वो मुतवज्जा होना चाहिए, ताकि कोई ऐसा मिसहैप ना हो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो, खुदा ना करे। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि हमारे सिस्टम इतने कमजोर हो गए कि उनका डेटा लीक करना या हैक करना इतना आसान है?
देखिए, हैक करना बहुत आसान हो गया है। देखिए, हैकर्स इस वक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वो पैसे उनके पास आ गए हैं, उनको वो रैंसम पे पैसे रेस कर सकते हैं, वो कंपनियों के डेटा को यरगमाल बनाते हैं, वो इदारों के डेटा को यरगमाल बनाते हैं, तो उनके पास कई तरीके के हैं ब्लैकमेलिंग के। और अब जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसका कंट्रोल भी हुकूमतों के पास इतना आसान नहीं रहा। हर आदमी के पास कंप्यूटर है, हर आदमी के पास इरेगुलेटेड यानी बॉर्डरलेस डेटा है। अब उसमें कोई भी कहीं भी आ सकता है। एक हैकर रशिया में बैठा हुआ आपके मोबाइल को हैक कर सकता है, एक हैकर यूके में बैठा हुआ आपके कंप्यूटर को, मेरे कंप्यूटर को हैक कर सकता है। तमाम अभी आपने देखा रिसेंटली जो इसराइल ने एप्लीकेशन बनाया था, सबके व्हाट्सएप जो है वो हैक हो गए थे, बिलखसूस सऊदी अरब को वो दिए गए, जिससे उन्होंने अपने जो अपोनेंट्स थे उनके व्हाट्सएप में जाके उन लोगों के डेटा को यानी गैदर करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा थ्रेट है जो हमारे आइंदा नेशनल सिक्योरिटी के जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं उसमें पढ़ाया जाएगा, और इसके लिए बाकायदा मैं समझता हूं कि हमें देखना चाहिए कि किस तरह सोशल मीडिया, अनरेगुलेटेड वर्चुअल मीडिया, उनके बॉर्डर्स जो है कंट्रोललेस बॉर्डर्स एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। अब अगर हम इसको थ्रेट नहीं लेंगे तो इस हिसाब से हम तैयारी नहीं करेंगे, और अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो हम सिटिंग डक होंगे, किसी भी वक्त हमारे डेटा चोरी हो सकता है, या हम खुद हमारे जो भी लोग वहां पे बैठे हैं वो छह पैसों की आवाज बेच सकते हैं, या बजोर ताकत हमें जो है वो रैंसम के तौर पे डेटा जो है यरगमाल बनाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही सीरियस थ्रेट है जिसपे हम नहीं बोलते, जिसपे हम कम बोलते हैं। और कुछ लोग जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं वो कहते हैं आपने मीडिया को रेगुलेट किया है, वो ये भूल जाते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई वर्चुअल वर्ल्ड, एक साइबर स्पेस आ गया है, वो अनरेगुलेटेड है, वो बॉर्डरलेस है, वो थ्रेट है हमारे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। उसको हम किस तरीके से इस थ्रेट को मैनेज करें ताकि ये हमारे यानी जो मफादात है उसको जिक ना पहुंचाए, जद ना पहुंचाए। बाकी फिजिकली तो आप तैयारी कर लेंगे, टैंक बना लेंगे, जहाज बना लेंगे, किसी को घुसने नहीं देंगे, आप बॉर्डर्स को सील करेंगे, लेकिन ये वर्चुअल बॉर्डर्स है उसको आप किस तरीके से प्लग करेंगे। वहां पे जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो नैरेटिव दिया जाता है, जो अब पैसों के हवाले से, डेटा चोरी के हवाले से जो थ्रेट जो है जिस लेवल पे चला गया है उसको आप किस तरह कंटेन कर सकते हैं। ये तो अभी नादरा हुआ है, इससे पहले एफबीआर भी हुआ है, वो भी हशश हुआ, उसके बारे में भी कोई तहकीकात सामने नहीं आई, ना मीडिया ने उसको हाईलाइट करने की कोशिश की। तो जिस तरह से नादरा का डेटा लीक हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि ईवीएम का इतलाक होना चाहिए इलेक्शन में? देखिए, ईवीएम तो एक ऐसा हथियार है जो डबल एज स्वॉर्ड है। वो अगर मौसर तरीके से उस पर कंसेंसस डेवलप करके उसको यानी एरर प्रूफ बनाया जाए तो कोई मसला नहीं है। आप हिंदुस्तान की तरह उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, अमेरिका की तरह अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन ईवीएम एक तरफा डिसीजन था इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का, बाकी पार्टियां अनबोर्ड नहीं है, इसलिए ईवीएम का इस्तेमाल जो है वो बड़ा मसला होगा। और अगर खुदा न खास्ता ईवीएम हैक होता है तो हम सिविल वॉर की सिनारियो हमारे सामने होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट अगर ईवीएम उसको हराता है या वो उसको नजर आ रहा है कि मैं जीत रहा हूं और मैं हार गया, तो ये जो है लड़ाई की सूरत में मुंतज होगा। और हम देखेंगे कि इसके क्या मुज़र असरात हमारे सामने आ सकते हैं। माजी में जो इलेक्शन हुए उस पर रिगिंग के इल्जाम हमारे सामने हैं। जिस तरीके से पॉलिटिकल पोलराइजेशन पिछले 3 साल में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पिछले 3 साल में हमें नजर आई, कभी भी हमारी हिस्ट्री में हमें नजर नहीं आई। अब अगर आइंदा इलेक्शन अगर मिसाल के तौर पे 2 साल बाद होते हैं या 2022 में होते हैं तो यकीनन ईवीएम का इस्तेमाल बहुत ही कंट्रोवर्शियल होगा। और जो हैकिंग माफिया है उसकी सोफिस्टिकेशन को देखते हुए कोई मज़ाक खैर बात नहीं है कि ईवीएम को हैक ना किया जा सके। ठीक है। अच्छा सर, गिरफ्तारियां कुछ देखने में आई है इस सिलसिले में? देखिए, गिरफ्तारियां मसले का हल नहीं है। क्या हमारे पास सोफिस्टिकेटेड नो हाउ है कि हम काउंटर कर सके हैकिंग की दुनिया में जो मॉडर्न तरीके हैं? क्या हमारे पास वो हैकर्स मौजूद है, कि वो माइंड मौजूद है कि हम अल्टरनेटिव फायर वॉल लगा सके? देखिए, चाइना, यूएई उन्होंने बड़ा काम किया है इस हवाले से, इसराइल ने बहुत काम किया है। तो क्या हम उनसे सीख सकते हैं कि हम कौन से फायर वॉल इस्टेब्लिश करें कि हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सके? देखिए, वर्चुअल बॉर्डर लेस दुनिया हमारे सामने, हमारे आगे पीछे फैली हुई है। उसमें कोई बॉर्डर्स नहीं है, कोई सिम नहीं है, कोई फौज नहीं लगी हुई है, कोई टैंक नहीं है, कोई जहाज
आप यूज नहीं कर सकते। वहां पे आप वल्नरेबल हैं, आपका जो सबसे बड़ा एसेट है वो खतरे में है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो खतरे में है। लिहाजा उसको कंट्रोल करने के लिए, अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, रेगुलेट करने के लिए आपने क्या किया है, हमने क्या किया है। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि एक फ्री फॉर ऑल वर्चुअल वर्ल्ड हो, क्योंकि बाकी जो हमारे मुखालिफ हैं, जो अपोनेंट्स हैं, जो दुश्मन हैं, वो काफी सोफिस्टिकेटेड नो हाउ हासिल कर चुके हैं। और इस वक्त एक साइबर वॉर भी जारी है, अमेरिका, रशिया का, चाइना और अमेरिका का, हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक का, इसी तरह सऊदी अरब और उनके अपोनेंट्स का, यूएई और उनके अपोनेंट्स का। इधर हम कहाँ खड़े हैं? अभी ये पहली दफा हमारे मीडिया में आया है कि शायद डार्क वेब को डेटा बेचा गया है। तो अगर ये इल्जाम दुरुस्त है तो इसके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन सोफिस्टिकेशन हमें डेवलप करने की जरूरत है कि हम किस तरह डार्क वेब माफियाज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उनके अटैक को कम कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपने जो नेशनल एसेट्स हैं, डेटा है, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा यानी नो हाउ है जो अभी तक हमने डेवलप नहीं किया, इसमें हम बहुत पीछे हैं। लिहाजा हमें चाइना से सीखना चाहिए, हमें खुद देखना चाहिए कि इंडिया इसमें कितना आगे जा चुका है और इंडिया हमारे लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अभी आपने देखा फौजी इदारों में व्हाट्सएप पे बैन लगा दिया गया कि आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते। व्हाट्सएप इसराइली ऐप है, उसने यानी हैक किया है। तो अब ये एक मिसाल है साइबर वर्ल्ड की कि किस तरीके से आपकी नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज कर सकता है। लिहाजा इसको अलार्मिंग साइन के तौर पे लेना चाहिए और हमें वो कुछ करना चाहिए जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के मुफाद में हो। वर्चुअल सिक्योरिटी इज अ मस्ट। ठीक है सर, अब बात करेंगे वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास जो देखने में आया, इसमें मगर इस पे बात करने के लिए अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए लाइव में जाना सीख जाइए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जी, पिछले दिनों वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास मुनक्किद हुआ। खान साहब ने आटे और जो खाद के बहरान का जिम्मेदार माफिया को करार दे दिया। उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया कि कराची में महंगाई का अशारिया सबसे ज्यादा है। इसका जिम्मेदार उन्होंने सीधा सिंध हुकूमत को अशिया की जखीरा अंदोजी की वजह से करार दिया। अगर हम मान भी लें कि अशिया की जखीरा अंदोजी की जा रही है, तो सर गवर्नमेंट का क्या फर्ज है? गवर्नमेंट कहाँ पे खड़ी है? देखिए, पहली बात तो ये कि पीटीआई का ये बयानिया कि माफिया जो है वो प्राइस हाइक का जिम्मेदार है, शुगर माफिया है, खाद माफिया है, तो पेट्रोलियम क्या माफिया की प्राइसेस माफिया की वजह से बढ़ी हैं? क्या गैस शॉर्टेज है माफिया की वजह से? फिर ये माफिया कौन है? शुगर मिलें किसकी है? सबको मालूम है। अच्छा, फिर ये कि सिंध गवर्नमेंट को ब्लेम करना अपनी पॉलिसियों की जो नतायज है उसके लिए, तो ये तो फिर नालायकी हुई। अगर एक सूबाई हुकूमत आपके लिए मसाइल पैदा करती है, फिर तो ये मरकजी गवर्नमेंट पीछे चल। देखिए, ये बहुत ही इलॉजिकल बयानिया है। पीटीआई गवर्नमेंट को सिंपली लोगों को वो बताने चाहिए जो क्लियर कम्युनिकेशन है, कैंडिड यानी कम्युनिकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को सच नहीं बताएंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे आपके फैसलों के महरुकात। सब को पता है कि भाई हुकूमतों का क्या उसमें करना चाहता है। जब प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में जो भी हैं, आपके पेट्रोल आपके प्राइसेस आईएमएफ की वजह से बढ़ा दी, शुगर जो है वो पेट्रोल पे चला गया है, गैस शॉर्टेज आ गई है। अब ये आपके खुद तो खजाना के मुशीर है शौकत तरीन साहब, वो कहते हैं कि जो गैस शॉर्टेज है वो इस हुकूमत की नालायकी की वजह से है, वो प्लानिंग की वजह से है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब हुकूमत के अपने ही वजीर अपनी हुकूमत में चार्जशीट करेंगे, तो आप किस तरीके से इसका ब्लेम शिफ्ट करते हैं सिंध के गवर्नमेंट पे या कोई और सूबाई गवर्नमेंट पे? मैं समझता हूँ कि पीटीआई को क्रेडिबिलिटी गैप का सामना है, कम्युनिकेशन गैप का सामना है, नैरेटिव बिल्डिंग में नाकामी का उनको सामना है। उनके जो स्पिन डॉक्टर्स हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनके पास डेटा नहीं है, उनके पास कैंडिड ओपिनियन नहीं है, वो तैयार होके नहीं आते, उनके पास मालूमात नहीं है।
कोई भी हुकूमत जो है वो पॉपुलर डिसीजन नहीं कर सकती, मानने की बात है, मजबूरी में करने पड़ते हैं। लेकिन आप आवाम को एतमाद में ले, उन्हें समझाएं कि क्या मुश्किलात हैं। सिर्फ ये कहना कि जी हम पाकिस्तान को उठाएंगे, ये कहना कि माजी के हुक्मरानों ने ये किया, ये किया, कहना कि अब आज की जो सिंध की हुकूमत है उन्होंने ये किया, अब ये कोई मानने वाली बात है? ये क्या समझ, किसी की समझ में ये बात आएगी और वो कोई यकीन कर लेगा? नहीं करेगा। देखिए, इमरान खान से ये तो थी कि वो लोगों के साथ दिल से दिल की जिसे बात कहते हैं वो क्लियर अल्फाज में समझाएगा कि मसला क्या है। लेकिन अगर आप इस तरीके से जजमेंट लोगों की समझना शुरू करें कि उनको समझ नहीं आएगा, उन्हें मसले का पता नहीं होगा। देखिए, हर आदमी को पता है कि इनकी वजूहात क्या हैं। आप फिर भी वो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, लेकिन आप उन्हें सच तो बताएं, उन्हें आप एतमाद में तो लें, उनके विजडम पे, विजदान पे, अकल पे ट्रस्ट तो करें, ताकि लोगों को समझ में आए कि वाकई ये फैसले हमें जो है ये कड़वी गोली क्यों खानी पड़ रही है। IMF की बात समझ में सबको आ रही है। IMF का मुआहिदा सबसे मुश्किल मुआहिदा है। आप पोलिटिकल विल है आपके पास, आपका राइट है कि आप मुश्किल डिसीजन करें। आप कहते हैं कि आपके पास मैंडेट है, इसमें आपको कोई अपोलोजेटिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके बिहाफ पे और कोई इदारा ये डिसीजन नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं। तो अगर आपने मुश्किल डिसीजन करने हैं तो फिर उसके लिए आप हैव अ बॉल, आप जो है ये आप उसका आप ओनरशिप लें कि ये डिसीजन हमने क्यों किए हैं, इसकी क्या मजबूरी हमें करनी पड़ी और क्यों कर आपको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी और आगे जाके क्यों आपके हालात बेहतर होंगे। अगर ये लॉजिक आप देने में नाकाम रहे, आपके डॉक्टर्स, आपके स्पोक्स पर्सन, तर्जमानान ये हकीकत समझाने में कामयाब नहीं हो रहे या उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है मैसेजिंग में, कम्युनिकेशन में, उनके टॉक शोज में, उनके टॉकिंग पॉइंट्स में, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी हुकूमत की मैसेजिंग में खामी है। अब हर आदमी को इनके महरुकात का पता है, लेकिन आप उधर नहीं जाना चाहते जिधर आपकी यानी ऑनेस्टी जाहिर हो, आपकी हुकूमत की मुश्किलात का इजहार हो, आपके जो लिमिटेशंस है वो हमें मालूम हो। नॉर्मल बात है, हर हुकूमत जो है वो कभी भी मुश्किल फैसले जो है वो करने पे मजबूर होती है। पाकिस्तान में भी यही हाल है, हिंदुस्तान में भी है, बाकी ममालिक में भी है। लेकिन आदमी को, एक प्राइम मिनिस्टर को, एक मिनिस्टर को, एक गवर्नमेंट को अपने लोगों के साथ सच बोलना चाहिए और स्ट्रेट बोलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है ये हॉनेस्टी को आप अप्रिशिएट करते हैं। मुझे आप 2 सेकंड के लिए स्टन करें, मुझे हकीकत बताएं, ये ज्यादा रिलैक्सिंग होगा इसके मुकाबले में कि बत्ती के पीछे लगाएं। अब ये बत्ती के पीछे लगाने की बात है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करें, फिर आप कहेंगे कि आसमान में जो है वो जहाज, कौवे ने जहाज को काटा है या कुत्ते ने जहाज को काटा है, इसलिए देखिए सर वैसे भी पिछली तमाम हुकूमतों से ज्यादा तकलीफ जो है अवाम ने खान साहब की हुकूमत में देखी है, जिनसे तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी। देखिए, बदकिस्मती की बात है कि इस इकॉनमी में, इस माहौल में इकॉनमी नहीं उठी, इकॉनमी का पहिया जो है वो फ्रीज रहा है। समझने वाली बात है कि इमरान खान की टीम नहीं थी, समझने वाली बात है कोविड आया, समझने वाली बात थी कि इन्हें 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, 20 साल लगेंगे वो सियासी मेच्योरिटी हासिल करने में जो बाकी हुकूमतों का रहा है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा था। ये तमाम महरुकात अपनी जगह पे हैं, हकायक हैं, लेकिन ये भी इफेक्ट है कि जो सिलेक्शन ऑफ टीम थी, जो फैसले करने थे, जो टाइम पे करने थे, वो नहीं हुआ, उनकी तैयारी नहीं थी। मसला ये नहीं है कि मुश्किलात क्यों है, मसला ये है कि उन मुश्किलात पे काबू पाने के लिए स्ट्रेटेजी क्यों नहीं है, उस स्ट्रेटेजी कितनी मौसर है, और जो करने वाली है स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, एक्सिक्यूट करने वाली टीम है, वो उनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी क्या है, ये सवालात हैं। अब अगर आप उसी टीम से ये तवक्को करेंगे कि वो यानी नए नताइज प्रोड्यूस करेंगे, नया आउटकम क्रिएट करेंगे, तो ये मेरे ख्याल में दानिशमंदी नहीं है। आपको नए लोगों की जरूरत है, अगरचे टाइम आपके पास बहुत कम है, और इमरान खान साहब के हर स्पीच में कहते हैं काश मुझे ये 3 साल पहले पता होता, काश मुझे ये 2 साल पहले होता। तो ये अफसोस जो है अब इसलिए यानी लॉजिकल नहीं है कि डिसीजन यानी द बक स्टॉप्स विद प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने फैसले करने थे कि उनके वज़ारा के कैपेबिलिटीज क्या हैं, उनकी टीम की कैपेबिलिटीज क्या हैं। अभी भी प्राइम मिनिस्टर जो है कह रहे हैं कि बेहतरीन मॉडल जो है वो पंजाब की है, बुज़दार जो है वो बेहतरीन वज़ीर आला हैं। अब भी वो कह रहे हैं कि महमूद खान जो KP के वज़ीर आला बेहतरीन है, अब भी वो कह रहे हैं कि उनके टीम के बाकी लोग बेहतरीन हैं। तो अब अगर ये टीम बेहतरीन है तो क्यों तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्यों शॉर्टेज है गैस का,
क्यों आप जो है बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, क्यों कर इकोनॉमी का पहिया आगे नहीं बढ़ रहा। तो ये सारी वो बातें जो इस हकायक से हट के हैं जो आपकी टीम जो है बयान कर रही है। तो आपकी टीम का भरोसा और कॉन्फिडेंस और आपका उन पे एतमाद अपनी जगह पे, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे तो परसेप्शन भी यही है, रियलिटी भी यही है कि उन्हें आप चेंज कर दें। अगर आप उनको चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आप लीडरशिप के लेवल पे फैसला नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी पुअर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। इसलिए ये मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए, खुद उनकी लीडरशिप के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो फौरन से पहले अपनी टीमों को जो है वो रीशेप करें, रीजिक करें, उनमें यानी उनको आगे पीछे करें, क्योंकि अगर ये टीम ने यही रिजल्ट देने थे तो वह अफसोसनाक है। देखिए अभी हम तकरीबन चौथे साल में दाखिल हो गए हैं इस गवर्नमेंट के, लेकिन अभी तक हमें कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही है, मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। अब उस बयानिया भी यही है कि माजी की हुकूमत और अब जो है सिंध की हुकूमत पे इल्जाम। ये मैं समझता हूँ कि एक प्राइम मिनिस्टर को जो वाकई कुछ करने का इरादा रखते हैं कि मैं डिलीवर करूंगा और मैं इस मुल्क को उठाऊंगा, इन्हें एक नियति से करना चाहते हैं, तो अगर ये नेक नियति है तो हम क्यों डाउट करेंगे उनकी नियत को। लेकिन जो डिलीवरी की टीम है उनकी परफॉर्मेंस पुअर है। अब कौन ये आर्गुमेंट देगा कि बुज़दार वाकई एक आइडियल वज़ीर आला है। अब ये कौन मानने के लिए तैयार है कि उनकी KVK की मॉडल जो है वो बहुत मिसाली है। ये कौन मानने के लिए तैयार है कि कैबिनेट में उनके लोग बैठे हुए 90% लोग जो है वो एब्सोल्युटली अहलकार हैं, उनकी मेरिट में कोई डाउट नहीं है। तो ये तमाम बातें जो गवर्नेंस के मसाइल पे मंतज होते हैं, उनके पुअर गवर्नेंस के स्टाइल से पता चलता है कि ये लोग आपके परफेक्ट टीम का हिस्सा नहीं है। तो मैं बहुत ही यानी अपनी तनकीद को नरम करते हुए मैं ये कहूंगा कि अभी भी इमरान खान साहब के पास एक विंडो है जो रोज बरोज श्रिंक हो रही है। इस विंडो अपॉर्चुनिटी में अगर वो क्विक डिसीजंस कर सकते हैं, इस परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं कि गवर्नेंस जो है वो इमरान खान की टीम की नाअहली और नाकामी की वजह से है, तो मैं समझता हूं कि शायद वो रेस्क्यू करे इस इमेज को चेंज करने में कामयाब हो जाए। अदरवाइज एक तारीखी मौका था जो इमरान खान साहब के गवर्नमेंट के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, या एक तारीखी मौका है जो नजर आ रहा है कि उनके हाथ से निकल रहा है। ठीक है, अच्छा सर, अब बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान की। ओपन मार्केट में डॉलर 169 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आप क्या समझते सर कि और कितना ऊंचा जाने का इम्कान है? देखिए डॉलर तो कई हवालों से महंगा हो गया है। आपको मालूम है कि जो प्राइसेस बढ़ते हैं वो भी आपकी रुपये को कमज़ोर करता है। मिसाल आप घर बैठे गरीब होते हैं, डॉलर जो है वो महंगा होता है। लोग डॉलराइजेशन की तरफ भी जाते हैं जब वो समझते हैं कि रुपया कमज़ोर है, तो अपनी सेविंग को डॉलर्स में रखते हैं, जिसकी वजह से डॉलर का मांग बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, और डॉलर जो है उसकी मांग की वजह से उसकी यानी महंगा होता है। फिर हमने देखा रिसेंटली अफगानिस्तान जो तालिबान इस वक्त की गवर्नमेंट है, उन्हें डॉलर की जरूरत है, उनके डॉलर फ्रीज हैं। तो वो सुनने में यही आ रहा है, रिपोर्ट्स यही है कि तकरीबन 1500 मिलियन डॉलर के करीब हर महीने इसकी स्मगलिंग अफगानिस्तान होती है। अगर ये हकीकत है तो ये तशवीशनाक अमर है। इसके साथ अभी FBI ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि बैंक में आपके सेविंग से डिटेक्शन कर सकती है। अब लोग इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, वो सिर्फ बात सुनते हैं कि वाकई मेरे तनख्वाह सेविंग पे जो है वो FBI हमला कर सकता है अगर उनको लगे कि मेरे टैक्स कमी है, मैंने टैक्स रिटर्न नहीं जमा किए, मैंने टैक्स चोरी किए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को तशवीश होगा कि वो सेविंग रखें और कैश बैंक में रखें। इसका मतलब है वो बैंक से यानी कोशिश करेंगे विड्रॉ करें, तो फिर क्या करें, तो रुपीस तो रख नहीं सकते अपने पास, तो फिर उसके बदले डॉलर खरीदेंगे। फिर डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ जो है ये एक कदम होगा। ये एक रीजन है कि डॉलर की कीमत जो है वो उसकी ऊंची उड़ान हमें नजर आ रहा है। तो 180 जो है वो एक और टारगेट है। कुछ लोगों का मानना है कि IMF ने ये दिया था कि आपने 180 और 200 की तरफ जाना है। तो वैसे भी डिवैल्यूएशन जो है रुपये की इतनी हो गई है, महंगाई इतनी हो गई कि हम वर्चुअली तकरीबन जो कीमत है वो 180 और 200 की तरफ हम देख रहे हैं। तो मेरे मुंह में खाक। लेकिन बदकिस्मती से डॉलर जब भी महंगा हुआ है कभी भी सस्ता नहीं हुआ है, और ये ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ जा रही, नीचे की तरफ नहीं। तो ये तमाम वजूहात हो सकती हैं डॉलर की ऊंची उड़ान की। ठीक है, आप नहीं समझते सर कि खान साहब के हाथों से चीजें निकलती जा रही हैं? देखिए इस वक्त तो वाकई एक क्राइसिस पॉइंट है। जो बुनियादी चीज़ों का यानी जो क्राइसिस स्पाइरल आउट हो गई है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, उससे पता लग रहा है कि गवर्नमेंट की गिरफ्त कमज़ोर है।
इंटरनेशनल मार्केट ने फ्यूल के प्राइसेस की कीमतें बढ़ाने में खान साहब की मदद नहीं की है, जिससे और हुकूमत को पेचीदगी यानी पेचीदा सूरत हाल से निपटना पड़ रहा है। गैस शॉर्टेजेस आपको बताया गया कि उसकी वजूहत क्या हैं। इसी तरह जो शुगर माफिया, जो भी इमरान खान समझते हैं, जिनको भी समझते हैं हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो उनके कंट्रोल से बाहर हैं, अगर आप खुद ब्लेम कर रहे हैं हुकूमत की हैसियत से। इसी तरह बाकी सूबों पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो, इसका मतलब है कि आप शिफ्ट कर रहे हैं ब्लेम को। अगेन लग रहा है कि आपके हालात यानी आपके काबू में नहीं इकोनॉमिक डिसीजन। अब IMF उम्मीद करते हैं कि IMF के साथ जो अभी स्टाफ लेवल पे एग्रीमेंट हुआ है वो वाकई उधर तक जाए कि डिस्बर्समेंट हो, यानी डॉलर आए उसके मुआहदे के नतीजे में। अब उसके लिए भी कहीं हमने गोल पोस्ट अबूर करने हैं, हमने पुराने जो बैंकिंग की ऑटोनॉमी है उसके लिए बिल पास करना है, हमने बाकी जो शराइत है वो मानने हैं। तो FDR को भी हमने टाइट करना है कि वो क्यों कर इतने 6 खरब के करीब जो टारगेट है अब वो रेस करें। अब जब आप रिसेशन में है तो किस तरह आप टैक्स रेस कर सकते हैं, कहाँ से टैक्स की मनी आएगी, कारोबार है ही नहीं तो कहाँ से यानी बूम आएगा, बूम पे टैक्स आप दे सकते हैं। यही होगा कि आप लोगों को जो है जो ऑलरेडी दे रहे हैं उनको स्क्वीज करें फर्दर, उनसे आप टैक्स दें। तो ये भी नजर आ रहा है कि हुकूमत के काबू में नहीं। फिर हाई दिन के स्कैंडल, अभी जो कोविड फंड है उसमें इरेगुलरिटीज की बातें हमारे सामने 40 अरब की बात पूछने वाली थी सर, मेरा नेक्स्ट सवाल यही था आपसे। जी जी जी, कंटिन्यू प्लीज सर। जी, तो ये भी एक बड़ा स्कैंडल है कि इरेगुलरिटीज 40 बिलियन की इरेगुलरिटीज हमारे सामने आई हैं। IMF के दबाव पे मैंने सुना यही है कि IMF के दबाव पे इमरान खान की गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट शाये की है कि 40 बिलियन की इरेगुलरिटीज हैं। तो ये भी एक खौफनाक जो है वो एलिगेशन है। अब मैं ये नहीं कहता कि इरेगुलरिटीज का मतलब करप्शन है डायरेक्ट, लेकिन इरेगुलरिटीज का मतलब है, हो सकता है अनअकाउंटेड फॉर हो सकता है कि उनकी रिपोर्टिंग मिस यूज हो, उनकी रिपोर्टिंग एक्यूरेट नहीं हुई हो। लेकिन बहरहाल अब इसकी अकाउंटिंग होगी किसी लेवल पे, तो फिर जाके हमें पता चलेगा कि वाकई ये जो ये मिसअप्रोप्रिएशन है, ये करप्शन है, या ये सिंपल ब्यूरोक्रेटिक अनअकाउंटेड है जो बाद में इसकी यानी फजिंग की हुई है या इसको रेशनलाइज किया जाएगा। बहरहाल ये एक स्कैंडल है जो माना जाता है इरेगुलरिटीज को हमारे कल्चर में। तो ये भी एक खौफनाक यानी एग्जाम्पल है मिस गवर्नेंस की। ये इससे भी पता चल रहा है कि इमरान खान साहब के कंट्रोल में फाइनेंशियल डिसीजंस, इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें जो खुद खान साहब को मेरे ख्याल में अगर उनकी कैंडिडेट उनको फीडबैक मिल रही है तो उन्हें वार फुटिंग पे इसकी करेक्शन की जरूरत है, इस परसेप्शन को करेक्ट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं जान अचकज़ई साहब। प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा? व्यूअर्स इस हवाले से हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। जान अचकज़ई, दुरेश शहवार और टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।